और अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई पहले दौर की बातचीत तो फेल हो चुकी है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे दौर की बातचीत जल्दी शुरू हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत के लिए उत्सुक है और उसने वार्ता के लिए अमेरिका को एक बार फिर संदेश भेजा है। तो क्या खाड़ी की जंग पर लगेगी परमानेंट ब्रेक? आप देखिए ये रिपोर्ट। आगे हम मेहमानों के साथ करेंगे एक्सपर्ट चर्चा, होगी सुलह या बढ़ेगी कलह। खाड़ी में मचे घमासान का समाधान क्या होगा, ये सवाल पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। ईरान अपनी शर्तों पर इस जंग का अंत चाहता है, तो वहीं अमेरिका अपनी मर्जी चलाने पर अड़ा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में 21 घंटे चली ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता फेल क्या हुई? हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर ईरान और अमेरिका फिर समंदर में आमने सामने आ चुके हैं। ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान कर दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर नया संकट खड़ा कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने के नाम पर बाकी देशों को भी इस जंग में ढकेलना चाहते हैं? स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ने नाकेबंदी लागू की तो यूएस और ईरान के बीच तनाव और भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया। ईरान ने ट्रंप की इस नाकेबंदी को गैर कानूनी बताया है, तो वहीं रूस ने भी अमेरिकी नाकेबंदी का विरोध किया है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान किसी भी हालत में यूएस की नाकेबंदी से दूर रहे। अगर कोई भी ईरानी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी के पास आया तो फौरन खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि दूसरी तरफ से समझौते की पहल हो रही है, लेकिन अमेरिका दबाव में नहीं आएगा। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ईरान दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। इस बीच शांति वार्ता के सेकंड राउंड को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत के लिए उत्सुक है और उसने वार्ता के लिए अमेरिका को एक बार फिर संदेश भेजा है। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि इस्लामाबाद टॉक में ईरान के साथ समझौते में कुछ प्रगति हुई है। अमेरिकी नेताओं के ये बयान दिखाते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत जल्दी हो सकती है। खबर ये भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद या फिर जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है और आने वाला 16 अप्रैल राउंड सेकंड की वार्ता की तारीख हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक ये तय नहीं हुआ है कि बैठक किस देश में और कब होगी। इस्लामाबाद में हुई वार्ता के दौरान अमेरिका ने ईरान से 20 वर्षों तक यूरेनियम संवर्धन बंद करने और अपने उच्च स्तर के संवर्धित भंडार को देश से हटाने की मांग की थी, जबकि ईरान ने कम अवधि और नियंत्रित तरीके से उसे कम करने का प्रस्ताव रखा। इसी मुद्दे पर मतभेद के कारण समझौता नहीं हो सका, लेकिन नए दौर की बातचीत की सुगबुगाहट ने इस जंग को रुकने की एक नई उम्मीद जरूर जगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस चर्चा पर हमारे साथ बात करने के लिए दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अनुराग सिंह, मैनेजिंग पार्टनर हैं एनसेट कैपिटल, और हमारे साथ हैं सुशील सिंघल सर, पूर्व राजनयिक हैं। सुशील सर और अनुराग जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा सुशील सर। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर हम देखें इसको, पूरी चर्चा को, पहली वार्ता फेल हुई, अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान बातचीत के लिए उत्सुक है, उतावला है तेहरान इसको लेकर। क्या ये नेगोशिएशन टेक्टिक है और ताकि ईरान को वीकर पोजीशन में दिखाने की कोशिश की जा रही है, या फिर वास्तव में बैक चैनल डिप्लोमेसी कुछ कारगर होती हुई दिख रही है? देखिए, बात यह है कि जो डिप्लोमेटिक जो होता है पोजीशनिंग, वो तो की जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक दूसरा देश जब इस तरह की बातचीत हो रही होती है तो दिखाने की कोशिश करता है दूसरा देश कमजोर है। लेकिन अभी जो बातचीत, जो खबरें आ रही हैं, उसमें यह है कि शायद ये पहल ईरान की तरफ से हुई है और अमेरिका ऑफ कोर्स बैक चैनल डिप्लोमेसी बातचीत चली रही थी, क्योंकि दोनों साइड ये बात कह रही हैं कि हमारे बैक चैनल में बातचीत चल रही है। तो उसमें आई थिंक पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, तुर्की का भी नाम आ रहा है कि वो लोग, इवन सऊदी अरबिया का नाम आ रहा है। तो डिफरेंट कंट्रीज जो है इसको कोशिश कर रहे हैं। एक मतलब एक पॉजिटिव साइन है ये बातचीत का। लेकिन ये बातचीत कब होगी, कहां होगी, अभी जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, बट इतनी क्लैरिटी है कि हाँ, बातचीत होने की संभावना है और दोनों अपनी अपनी पोजीशनिंग करके बातचीत करने के लिए रास्ते उन्होंने, दरवाजे खोल के रखे हुए हैं। ये इतनी श्योरिटी है इसमें, मुझे जो बातचीत से जो लग रहा है, जिस तरह की अभी तक स्टेटमेंट आई है। तो अब इसमें आगे क्या होगा
ये अभी मेरे ख्याल से अभी बैक चैनल डिप्लोमेसी ही इसमें कुछ काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त दोनों के पता है एक दूसरे की रेड लाइंस के बारे में, एक दूसरे की क्या डिमांड है उसकी बहुत क्लैरिटी हो गई है। अब वो किस हद तक मानी जाएगी, ऑफ कोर्स बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी जैसे खबरें मैं पढ़ रहा था, आ रही थी कि वो ईरान 5 साल के लिए जो परमाणु संवर्धन है उसके बारे में बात कर रहा है, अमेरिका 20 साल के बारे में बात कर रहा है, और जो 60% जो एनरिच यूरेनियम है उसके फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि उनको अमेरिका को देना पड़ेगा, वो अमेरिका लेना चाहेगा उसको कंट्रोल, और ईरान कह रहा है कि हम नहीं देंगे। तो अभी मेरे ख्याल से ये सब जो है पोजीशनिंग हो रही है, और अब बीच का एक कोई रास्ता इन चीजों पे निकलेगा। क्योंकि पहले भी हमें याद होगा कि ईरान जब 27 फरवरी को बातचीत हो रही थी तो उस वक्त तैयार था अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाने के लिए उस वक्त। अब उन्होंने पोजीशन अपनी थोड़ी चेंज की है, वो थोड़ा टफ हो रहे हैं, क्योंकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में भी बात कर रहे हैं कि भाई हमारा उस पर कंट्रोल चाहिए, जॉइंट कंट्रोल के बारे में बात हो रही है। तो बिल्कुल बहुत सारे अभी मुद्दे हैं जिस पर अभी समय लगेगा मेरे विचार से, लेकिन बिल्कुल जाहिर तौर पर सर समय लगेगा। सुशील सर, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई है और करीब 40 मिनट ये बातचीत हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, तो इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि भारत के साथ बातचीत करना और 40 मिनट तक राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होना, इसके क्या संकेत निकल रहे हैं? भारत की भूमिका क्या आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात होना एक महत्वपूर्ण बात है। और मेरे विचार से, जैसा कि वहाँ के एम्बेसडर, हमारे अमेरिका के एम्बेसडर इंडिया गौर ने ट्वीट भी किया इसके विषय में जी कि इनकी बातचीत हुई है, तो ऑफ कोर्स वो गौर मेरे ख्याल से मेन इंस्ट्रूमेंटल होंगे। और दूसरी चीजों के अलावा मेन चीज मेरी बातचीत मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट की जो वेस्ट एशिया की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, और तो उसके बारे में बातचीत हुई होगी। एंड हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनको एक तो ब्रीफ किया होगा उन्होंने, क्योंकि करेक्ट। इंडिया भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। और दूसरा हो सकता है क्योंकि अभी बात तो पता नहीं लगेगी, लेकिन हो सकता है उन्होंने कहा हो कि भारत क्या कुछ बात करने के लिए ईरान पर से तैयार है या नहीं है, कुछ बात कर सकते हैं। तो इस तरह की जो नॉर्मल बात होती है, तो मेरे ख्याल से वो चीजें बातें हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी रीच आउट किया है। करेक्ट। तो अभी तक ऑफकोर्स 30 कन्वर्सेशन है इस साल की उनकी है। बिल्कुल लेकिन दो ऑफकोर्स वेस्ट एशिया के और मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही हुई थी, और ये एक और ऑफकोर्स ट्रेड के बारे में थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसमें आई थिंक मेरे ख्याल हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर का रुख देख रहे हो, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल मोदी का, कि वो इसके लिए बातचीत में इन्वॉल्व होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे। बिल्कुल इस तरह की मेरे ख्याल से उन्होंने रीच आउट किया होगा। ठीक है, ठीक है। अनुराग जी, आपके पास आना चाहेंगे और सर आपसे समझना चाहेंगे कि पहले तो इसका भी आप विश्लेषण करिए कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप साहब की जो बातचीत हुई है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि पहले दौर की बातचीत का फेल होना क्या इस बात का संकेत है कि अमेरिका और ईरान अभी भी एंड गेम पर सहमत नहीं है? क्या असली टकराव न्यूक्लियर प्रोग्राम के बजाय जो क्षेत्रीय प्रभाव है या तेल बाजार पर नियंत्रण है उसको लेकर है? कैसे विश्लेषित करेंगे सर इसको? दीपक, देखिए, इस समय मार्केट भी ये सेंस कर चुका है और सब लोग ये सेंस कर चुके हैं पिछले 2 हफ्ते में। इससे पहले तो ये नैरेटिव चल रहा था कि अब तो बूट्स ऑन द ग्राउंड जाने वाले हैं और ट्रम्प की अमेरिकन फोर्सेस ग्राउंड इन्वेजन कर देंगी। मैं उस नैरेटिव को कभी भी नहीं मानता था, बिकॉज इन प्रिंसिपल ट्रम्प जो है वो एंटी वॉर प्रेसिडेंट हैं, तो वो सोल्जर्स को ऐसे रिस्क में नहीं डालेंगे। टुडे मोरलेस मेरे ख्याल से ये सबको एग्रीमेंट अब समझ में आ गया है कि ट्रम्प इज ऑल्सो नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सटेंड दिस वॉर। वो कुछ मायने में ठीक भी है दीपक, बिकॉज दोनों साइड्स में वॉर का एंड तब होता है जब दोनों साइड्स थोड़ी वल्नरेबल होती है। अब यहां पर क्या है कि ट्रम्प के ऊपर प्रेशर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐसे ही हाई है, कंट्री में जो वादा करके वो इलेक्ट हुए थे वो समय आ गया जनता को जवाब देने का, और वो अभी वादे पूरे नहीं हुए हैं। टैरिफ्स की वजह से बोले और इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ है, तो उसमें गुंजाइश है। तो एक तो ट्रम्प की पोजीशन भी वल्नरेबल है। सेकंड, आई थिंक ट्रम्प इज आल्सो लूजिंग दिस नैरेटिव वॉर इन यूएस के एक पॉइंट तक आप समझ में आता है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक की हमने और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की न्यूक्लियर वेपन्स को और कंट्रोल करेंगे हम।
लेकिन अब ये अमेरिका में भी ये नैरेटिव समझ नहीं आ रहा है कि व्हाई इज अमेरिका स्टिल देयर इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका को एक दिन वो कहते हैं कि हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई मतलब ही नहीं है, विच इज करेक्ट। फिर वो अभी बोलते हैं कि अब हम ब्लॉकेड भी करेंगे। तो ये कंफ्यूजिंग नैरेटिव हो रहा है ट्रम्प का भी, राइट। कुछ हद तक आई थिंक ही इज ऑल्सो लूजिंग दिस नैरेटिव और सो ये ट्रम्प की पोजीशन को कमजोर करता है, विच मीन्स दैट ही नाउ एंड अमेरिकन मार्केट्स हैव टोटली अंडरस्टूड कि ट्रम्प अब इसके बाद एस्केलेट नहीं करेंगे, ही वुड वांट टू मूव आउट इन कॉन्वर्सेशन। सो ये दिस ब्रिंग्स ट्रम्प टू द टेबल, विच इज अ गुड थिंग। ईरान ऑफ कोर्स कमजोर हो ही चुका था, एयरफोर्स तो है नहीं, नेवी है नहीं। आप ज्यादा युद्ध करेंगे तो और आप अपने खैर आई मीन आई डोंट नो हाउ मच वी कैन रिलाई, आई मीन दे कैन स्टिल परसिस्ट इन द वॉर। लेकिन अगर एक देश जिसकी एवरेज इनकम $4,500 है, आप उससे लड़के नुकसान एक पॉइंट के बाद अमेरिका को ही होने वाला है, यू नो, बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू, ईरान कैन अफोर्ड। देखिए उन्होंने तो इंटरनेट भी बंद कर दिया अपने देश में, सो वहां तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो तो 4-5 साल भी वॉर लड़ते रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं है। एंड स्पेशली व्हेन अमेरिका जब अपने सोल्जर्स को उतारने को तैयार ही नहीं है, तो फिर उसमें होने क्या वाला है एक पॉइंट के बाद। सो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग, दोनों बोथ आर ऑन द टेबल। अल्टीमेटली देखिए गोल दीपक वही है अमेरिका का जो शुरू में था, विच इज वाई जो B-2 बॉम्बर्स उन्होंने लास्ट ईयर भी ड्रॉप किए। न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी नए कंट्री को अलाउ नहीं कर रहा। ग्लोबली ये सभी कंट्रीज का स्टैंड है कि नो न्यू कंट्री शुड हैव न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि ऑलरेडी जिनके पास हैं वो ही संभाल ले वर्ल्ड, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर ऐसे रोग नेशंस के पास हो जाएंगे तो फिर तो वो बहुत डेंजरस टेरिटरी में मामला चला जाएगा। तो आई थिंक वही नेगोशिएशन का पॉइंट है। ईरान के लिए थोड़ी डिफिकल्टी इसमें यह है क्योंकि पहले के नेगोशिएशंस जो होते थे वो यूनाइटेड नेशंस के को इंक्लूड करके होते थे कि ठीक है आप वेपन्स नहीं करेंगे, आप साइन कीजिए, फिर UN इंस्पेक्ट करेगा। अब US से डायरेक्ट बात हो रही है। सो अगर ईरान कहेगा कि हम रेस्ट्रेंट के लिए तैयार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेंगे या एनरिच नहीं करेंगे, तो अमेरिका विल डायरेक्टली सुपरवाइज दी फैसिलिटीज। वो ईरान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन करना वही पड़ेगा उसको अल्टीमेटली। तो दिस इज वेयर द पॉइंट इज अल्टीमेटली। सो आई थिंक ऑल गुड। हम बिल्कुल सर, शांति की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों ही तरफ से देखें तो। ठीक बात है। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि पहले टेबल पर तो आए, बात टेबल पर तो हो। कयास तो लग रहे हैं कि ये होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, युद्ध नहीं हो तो ज्यादा बेटर है, शांति हो, लेकिन वो चीजें सिर्फ बातों में ही हैं, टेबल पर चीजें निकल कर नहीं आती हैं। वो एक बड़ा चैलेंज है। सुशील सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ईरान का स्ट्रेटजिक पेशेंस वर्सेस अमेरिका की प्रेशर डिप्लोमेसी, क्या ये टकराव अब आइडियोलॉजी से ज्यादा क्रेडिबिलिटी की लड़ाई बन चुका है? देखिए बात जो है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो समस्या है इन दोनों के देशों के बीच में, ये एक जो है वो बन रही है और दोनों अपने आप को एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ईरान को थोड़ा तो झुकना पड़ेगा क्योंकि जो उनकी डिमांड है, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जैसे मैं पहले कहा, या न्यूक्लियर के बारे में या रीजनल हेजीमोनी की बात है, वो अमेरिका बिल्कुल नहीं मानेगा। और अमेरिका की जो एब्सोल्यूट डिमांड है कि भाई वो मिसाइल्स भी नहीं करें और वो नहीं करें, उसमें नहीं हो पाएगा। तो इनको एक कंप्रोमाइज तो अल्टीमेटली आना ही पड़ेगा। अब ये कि कौन कितना झुकेगा, ये एक मेरे ख्याल से चल को समहाउ फीलिंग है अभी भी कि उनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि जो उनकी स्ट्रेटेजिक जो थे लड़ाई के बारे में जो उनके उद्देश्य थे, वो उनके हिसाब से काफी हद तक पूरे हुए हैं। उनका उद्देश्य यह था कि हम हारे नहीं और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं अमेरिकन को, इजरायलीज को और खाड़ी के देशों को, जो उसमें वो और दुनिया की जो ये एनर्जी इकोनॉमी है उसको वो एक तरीके से वो उस पर वो दबाव बनाना चाहते थे, जिसमें वो पूरी तरह से सफल रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अब उनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है, जो कि रियलिटी में आई थिंक वो थोड़ी रियलिटी से अलग है कि उनको मानना पड़ेगा कि अमेरिका भी बहुत बड़ी पावर है, अभी भी नंबर 1 इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है। केवल जो जैसा कि अभी हम मेरे को पैनलिस्ट बोल रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं ला जाना चाहते हैं, लेकिन
बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड लाए भी और भी रास्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बूट ऑन ग्राउंड से ही काम चल सकता है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप क्या उस सब के लिए तैयार है करने के लिए, ये एक समस्या है, एक इशू है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कोई भी सर्टेनिटी के साथ में, ये विश्वास के साथ ये नहीं कह सकता कि नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ए करेंगे, बी करेंगे या सी करेंगे, क्योंकि उनका बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है। और जहां तक बूट ऑन द ग्राउंड है, अगर इनके दिमाग में आ गया तो वो भी भेज सकते हैं, Right, क्योंकि वो जिस तरह के क्राइस्ट बन गए आगे खुद, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमें कहना कि वो नहीं करेंगे, मैं उस बात में विश्वास नहीं रखता। जाहिर तौर पर सर वो क्या करेंगे वो शायद वो किसी को नहीं पता है, ये बड़ी बात है। लेकिन अनुराग जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम देख रहे हैं कि बातचीत के कयास लग रहे हैं कि दूसरे दौर की बातचीत होगी। अब वो इस्लामाबाद में होगी, जिनेवा में कहाँ होगी, ये तो नहीं पता, लेकिन उसका असर हम मार्केट पर देखने शुरू हो चुके हैं। देखें, अमेरिकी मार्केट तेजी के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं, तो ये जो तेजी है हमारे बाजारों में भी कल दिख सकती है क्या? दीपक देखिए, मार्केट्स में ये एक और अनसर्टेनिटी ऐड हो गई थी। और ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं कि इंडिया का 90% ऑयल इंपोर्ट ही होता है, और एलएनजी का भी, सीएनजी का भी, जो एलपीजी का जो क्राइसिस हुआ वो भी इसी से लिंक्ड है। तो अल्टीमेटली इंडिया हैज टू मच डिपेंडेंस ऑन नेशंस लाइक कतार एंड सम ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, एंड ऑयल एनर्जी सारा इंपोर्ट होता ही है। तो ये तो मार्केट्स के लिए बुरी खबर थी ही। और ऑयल बढ़ेगा तो आपका फॉरेन एक्सचेंज, महंगे ऑयल को खरीदने में खर्च होगा, जिससे रुपया कमजोर होगा, जिससे इन्वेस्टर्स और एग्जिट करेंगे इसको एंटिसिपेट करके। तो ये एक साइकिल था जिसको रोकना जरूरी था, और इंडिया के हाथ में थी भी नहीं पूरी बातें यहाँ पर। तो ये ठहराव आएगा, लेकिन इंडियन मार्केट्स अभी एक सेटलिंग फेज में है। तो आई थिंक इसमें कोई गलत नहीं है। बहुत 4-5 साल बहुत अच्छा बुल रन चला है, 2 साल अगर सेटलिंग फेज आती भी है तो वो आनी भी चाहिए, नहीं तो चीजें बहुत बेतहाशा बढ़ जाती हैं। तो वो इंडियन मार्केट का वो सेटलमेंट चलता रहेगा। थोड़ा प्रेशर भी सरकार पे जरूरी है दीपक, क्योंकि सरकार भी थोड़ा काफी रिलैक्स्ड हो गई थी इस मामले में कि मार्केट्स बहुत चल रहे हैं तो आप टैक्स करते जाइए। और आई थिंक सरकार को भी अब थोड़ा प्रेशर आएगा कि आप टैक्सेशन मार्केट की इरेटिक टैक्सेशन मत कीजिए और उसको कम कीजिए, स्पेशली ऑन दी फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो मार्केट के सामने बैटल्स और हैं अभी। 1-2 दिन की बातें करना तो समझदारी नहीं होगी, वो तो मार्केट किसी भी बिना रीजन के 1-2 दिन बढ़ सकते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट्स के सामने हेडविंड्स हैं अभी, और उसमें सोल्यूशन गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा है। मार्केट्स तो अपना काम कर लेंगे जो करना होगा। ठीक बात है। सुशील सर, इस पर एक और सवाल मेरा आपसे ये होगा कि बातचीत कल मतलब आने वाले समय में होगी ही होगी, अब वो कब होगी बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बातचीत में जो असली मुद्दा होगा वो परमाणु डील को लेकर होगा, या फिर पर्शियन गल्फ में शक्ति संतुलन होगा, या फिर आपको लगता है कि बिना रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के ये जो बातचीत है ये सही दिशा में नहीं आएगी? देखिए, आप जो मुद्दे हैं वो तो मेरे ख्याल से मोरलेस हमारे सबको सामने आ चुके हैं। एक तो मुद्दा है परमाणु का, न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज हैं उसका मुद्दा है। दूसरा है जो पर्शियन जो सॉरी इसमें जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, बिकॉज एक नया मुद्दा ये बन के आ गया है, क्योंकि ईरान अब रियलाइज किया है ये सब पिछले 40-45 दिन के झगड़े में कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्जा रखोगे, उस पर कंट्रोल करोगे, तो आगे जो है न्यूक्लियर वेपन ना भी हो, उस तब जब तक कि ये आपको क्रूड ऑयल की आवश्यकता है तब तक आप ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हो। तो अब रियलाइजेशन ईरान में ये हो रहा है, उनको जो रियलाइज हुआ है कि भाई अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे रखें तो न्यूक्लियर वेपन भी वो गिव अप कर सकते हैं अल्टीमेटली एज ए बार्गेनिंग चिप, जो मुझे उनकी असेसमेंट लग रहा है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर वो अपनी पूरी तरह से आधिपत्य लगाना चाहते हैं, और रीजनल जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का उन्होंने लगाया था, ईरान ने कहा है कि भाई एक हमें गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, उसके लिए हमें रीजनल सब, अभी उसके बारे में खैर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वो सिक्योरिटी गारंटीज चाह रहे हैं कि उनको वो जायज भी एक तरीके से डिमांड है कि कल को जो है अमेरिका फिर से पलट जाए बात से, तो उसकी क्या गारंटी मिलेगी उन्हें। क्योंकि वहां जब 27 फरवरी को भी इसी पर बातचीत हो रही थी उनकी कि भाई हमें गारंटीज चाहिए अगर हम न्यूक्लियर ऑप्शन गिव अप करते हैं, तो वो वहां पर लेकिन वो फिर वो बातचीत वो क्योंकि वहां उन्होंने अटैक कर दिया, वो खत्म हो गई। तो एक ये भी एक मुद्दा रहेगा। और मेरे को अपना विचार है कि ईरान की जो रेड लाइन है, जहां तक ये सपोर्ट है इनके जो नॉन स्टेट एक्टर का, वो आई थिंक दे विल बी विलिंग टू
नेगोशिएट ऑन दैट। लेकिन जो एक तो रीजनल इसका जो उनका जो सिक्योरिटी गारंटीज और जी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आई थिंक इस पे ज्यादा वो उनके लिए रेड लाइन ये वाली ज्यादा होगी। जाहिर तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने भी वहां पर नाकेबंदी अपनी कर दी है। पहले से ही ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर काफी सॉफ्ट, मतलब तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसने क्लियर कट बोल दिया है कि यहां से कोई जहाज नहीं गुजरेगा अमेरिका या अन्य देशों का। हालांकि उनके मित्र देशों के जहाज गुजर रहे हैं, भारत के लिए चिंताएं नहीं है, लेकिन ये जो अमेरिका ने नई नाकेबंदी की है इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? दीपक, सॉरी, अनुराग जी, मैं आऊंगा आपके पास, ये सुशील जी से सवाल था। जी, बात यह है कि अमेरिका, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप को रियलाइज हुआ कि ये जो ट्रंप कार्ड उन्होंने ईरान को दे दिया है, तो नाउ अब ये उसको रिवर्स अब कर रहे हैं अपने कार्ड को, वो कोई दिखाने की क्योंकि अभी तक जो भी देश जो भी पास हो रहा है, इंडिया हो या चीन हो या कोई और हो, सब ईरान से बात करके जा रहे थे और ईरान की जो नेवी है वो उनको हेल्प कर रही थी, तो अमेरिका की कोई से नहीं रही थी। तो नाउ अब जब बातचीत जब टूट गई तो प्रेसिडेंट ट्रंप को रियलाइज हुआ, एंड आई थिंक इट्स अ गुड मूव ऑन हिज पार्ट। अब सक्सेसफुल कितना होगा नहीं होगा अलग बात है, कि वो इनिशिएटिव जो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है वो अपनी तरफ वो ले रहे हैं कि उन्होंने वहां की नाकेबंदी कर दी, लेकिन ईरान स्पेसिफिक की है। उससे जो इंपैक्ट हो रहा है, एक तो ईरान को डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ क्योंकि जो उनका एक्सपोर्ट था ऑयल का चीन को, वो रुक जाएगा, क्योंकि 1.7 मिलियन और कह रहे हैं बैरल करीब डेली जा रहा था, विच इज ए बिग अमाउंट, और उसके बदले में उनके यहां सामान आ रहा था। इंपैक्ट हुआ चीन, क्योंकि उनको अमेरिका, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी भी दी है कि भाई आपने उनको मदद कर रहे हैं, हथियार भेजेंगे तो हम आपको ड्यूटी लगा देंगे 50%, कितना लगा पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने उनको धमकी दी। लेकिन इस तरीके से उन्होंने चीन का जो था, उन्होंने 2-3 उद्देश्य इसमें अमेरिका के पूरे हो रहे हैं मेरे विचार से। एक तो ईरान की पोजीशन कमजोर कर दी, इकोनॉमिक उन्होंने जो सपोर्ट मिल रहा था चाइना से वो बंद कर दिया। उधर चीन को नुकसान पहुंचाया क्योंकि उनको सस्ते में तेल मिल रहा था बहुत, और वो भी युआन में मिल रहा था। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का दिमाग में है वो डिमांड है कि भाई डॉलर को ही करेंसी होनी चाहिए, ऑयल ट्रेड की भी, तो एक उन्होंने उसको भी डी डॉलराइजेशन जो था उसको रोकने की इसमें कोशिश की है। तो मल्टी इन्होंने ऑब्जेक्टिव किए हैं, और मेरे को जो लग रहा है कि ईरान का जो एक आध दिन में पीछे सॉफ्ट हुआ है, वो मेरे ख्याल से जो अमेरिका ने जो नाकेबंदी करी है इनकी, उससे इंपैक्ट पड़ा है, और चाइना ने भी शायद इनको कुछ प्रेशर डाला है इनके ऊपर कि भी बातचीत के रास्ते पर आई था। राग जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा सर कि ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हैं, 4 दशक से प्रतिबंध लगे हैं, उसके बावजूद भी ईरान इस युद्ध में कम से कम मुंह तोड़ जवाब देता हुआ दिख रहा है। इसको कैसे हम, मतलब आप कैसे मानेंगे कि अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी की सीमा है अमेरिका की आप, क्योंकि क्या अमेरिका थोड़ा सा नर्म रुख अपनाता हुआ दिखेगा? दीपक, कई बार देखिए, यहां पर हम बोलते हैं, कई बार मैं हिंदुस्तान के चैनल्स पे और डिबेट सुनता हूं, थोड़ी सी मिसडायरेक्टेड हो जाती हैं। ये क्या मुंह तोड़ जवाब हुआ कि मेरे पास युद्ध करने की तो कैपेबिलिटी है नहीं, लेकिन कोई सिविलियन शिप्स जाएंगे तो मैं उनको बॉम्ब करके गिराऊंगा। ये मुंह तोड़, ऐसा प्लेयर हम इंटरनेशनली कौन कंट्रीज को सपोर्ट करेगा? उनके पास कोई पावर नहीं है, बस ये पावर है कि कोई अगर जाएगा सिविलियन तो मैं उसको बॉम्ब से गिरा दूंगा। ये है मॉरल फोर्स ईरान की। अगर इसको आप जीतना कहते हैं तो ये तो रोग एक्टर को कल का खत्म होता आज खत्म हो, ये बात नहीं हुई ना। ये तो वो हो गया कि हमास ने अटैक कर दिया इसराइल पे, आप बोलेंगे देखिए मुंह तोड़ जवाब। ये मुंह तोड़ जवाब नहीं हुआ। दिस इज नॉट हाउ यू लिव इन द वर्ल्ड। यहां पर मॉरल क्लैरिटी बिल्कुल जरूरी है। ईरान, ये हिजबुल्ला, हूथी, हमास, ये क्या हासिल करना क्या चाह रहा है दुनिया में? 50 देश और भी मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं पीसफुली। ईरान को ऐसा, ईरान की जस्टिफिकेशन क्या है? उसको क्या चाहिए दुनिया से? एंड इफ इट वांट्स कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है, तो सॉरी, ऐसे देश को अब आप न्यूक्लियर वेपन देंगे जो अपने स्टेट के सामने बोट्स को नहीं जाने दे रहा है कि मैं तो उनको गिरा दूंगा? ऐसे कंट्री को आप न्यूक्लियर वेपन्स रहने देंगे? कल तो फिर वो आपको सबको ब्लैकमेल करेगा। तो आई थिंक समवेयर वी नीड टू गेट दिस मॉरल क्लैरिटी, और जो कि बहुत बार इंडियन चैनल्स में मिसिंग हो रही है कि हम कई बार अंडरडॉग को सपोर्ट करने के नाम पे कह जाते हैं ईरान के समर्थन में, लेकिन नो डाउट ईरान हैज एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन एंड नो मॉरल ग्राउंड फॉर दिस वॉर। तो अच्छा है, देखिए अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो इसीलिए नहीं क्योंकि उलझने से नुकसान है उसका। लेकिन अब आई थिंक
अमेरिका हैज ब्लॉकेटेड इन द सेंस कि ईरान भी 100 बिलियन का सामान इंपोर्ट करता है, उसके यहाँ राइस इंडिया से जाते हैं। ईरान का 30% राइस इंपोर्ट होता है इंडिया पाकिस्तान से। तो अगर एक कंट्री ऐसे करेगा तो फिर उसको वैसे ही जवाब देना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज वेयर हाउ वी हैव टू सी दैट अल्टीमेटली ईरान हैज टू बी अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर। 50 और देश है मिडल ईस्ट के, इस्लामिक कंट्रीज हैं, दे आर वेरी पीसफुली, उनको तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहिए। इनको क्या हासिल करना है न्यूक्लियर बॉम्ब से, मुझे समझ नहीं आता। सो आई थिंक समवेयर दैट्स वेयर ईरान लूजेस द मॉरल ग्राउंड एट लीस्ट मेरे लिहाज से, राइट? नहीं, बिल्कुल सही कहा अनुराग जी आपने, बिल्कुल सही कहा। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब बात मोरालिटी की आती है, देखिए हम किसी के पक्ष में नहीं है ना, हम ईरान के पक्ष में ना, हम यूएस के पक्ष में, हम तटस्थ हैं। लेकिन जब मोरालिटी की बात आती है तो हम किसी एक तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि मोरालिटी अब दोनों तरफ नहीं रह गई है। एक तरफ स्कूल पर हमले होते हैं तो दूसरी तरफ अन्य देशों पर हमले होते हैं जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं। तो अब युद्ध किस तरफ जा रहा है, कहां नैतिकता है और कहां नैतिकता नहीं है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये युद्ध किसी तरह से खत्म हो। 40 मिनट प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत होती है। अब उस बातचीत में भी प्रयास तो यही है कि युद्ध वहां पर खत्म हो। अगले दौर की बातचीत हो रही है कि अमेरिका और ईरान एक टेबल पर आए, बैठें और बात करें, आगे की स्थिति तय करें। सुशील सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर ये दूसरे दौर की बातचीत भी फेल होती है तो फिर आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, अगर ये फेल होती है तो देन एस्केलेशन एक रास्ता दिखेगा मुझे इसमें, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प अगेन वो क्या चाहते हैं कि जब वो जाएं वो सीज फायर करें या लड़ाई को बंद करें, क्योंकि वो खुद भी डिक्लेयर कर देते हैं कई बार कि भाई मेरे उद्देश्य पूरे हो गए और अब आप कोई आवश्यकता नहीं है मुझे आगे करने की। लेकिन उनको एक विनिंग नोट पे अपना जाना है, जो उनकी अभी तक की उनकी पॉलिसी रही है। तो उसको करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनको एस्केलेट वो कर सकते हैं, उसको फर्दर और एस्केलेट कर सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ इजराइल भी है। हम इजराइल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में ही बात कर रहे हैं। हमें याद रखना पड़ेगा कि इजराइल इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जो खबरें आ रही हैं वो अब ये भी आ रही हैं कि जो बातचीत हो रही थी वो एकदम खत्म क्यों हुई, क्योंकि वहां इजराइल से बातचीत हुई, उनके प्रधानमंत्री की बात हुई जेडी वांस है, उसके बाद में खत्म हुई बात। तो और भी 2-3 दफा इस तरह के इंस्टेंसेस आ चुके हैं कि जब इजराइल का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा था तो इजराइल ने अमेरिका को प्रेशराइज किया। तो यहां पर इजराइल जो है बहुत ज्यादा कीन नहीं है अभी भी कि यहां समझौता हो, क्योंकि उनके जो उद्देश्य हैं, उनके 3-4 उद्देश्य हैं, जैसा कि हम जानते हैं। न्यूक्लियर, मिसाइल्स, रीजनल जो सपोर्ट करते हैं ये हूती नॉन स्टेट एक्टर, ये 3 उनके मेन उद्देश्य हैं। चौथा है रिजीम चेंज हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये 3 उनके मेन उद्देश्य हैं। उनमें से अभी तक जो दिख रहा है कोई भी उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो पाया है। तो इजराइल बहुत कीन नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए वो भी कहते हैं कि हम वी आर सपोर्टिंग, पीस टॉक हो रही है। तो ये अगर बातचीत टूट जाती है तो वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी जो $100 हो गया इस वक्त तेल, 100 आई थिंक 4 या 5, 100 4 5 व्हाटएवर इट इज, 100 प्लस जो है वो और बढ़ेगा, और ग्लोबल जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और लड़ाई तो मेरे ख्याल से बढ़ेगी इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानेंगे कि उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है। ऑलरेडी उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया इसी बात के बाद। उससे पहले नहीं किया था, उससे पहले तो अटैक हो रहे थे, लेकिन सीज फायर के टाइम पर भी उन्होंने उसको अटैक कर दिया। और ये सीज फायर फिर जो है मेरे ख्याल से मुश्किल होगा इसको रख पाना 22 के बाद। अनुराग जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा आपके पास कि अगर बातचीत फेल होती है तो क्या हम कंट्रोल्ड एस्केलेशन जैसी प्रॉक्सी हमले या शिपिंग पर खतरा देखेंगे? क्या ये सीधा सैन्य टकराव और बढ़ेगा, और इसका ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ देखेंगे आप? नहीं, देखिए, इम्पैक्ट तो अच्छा नहीं होगा दीपक, क्योंकि ऑयल प्राइसेस हर देश और स्पेशली एनर्जी इंपोर्टिंग नेशन $70-80 तक तो बर्दाश्त कर सकते हैं। 100-125 के ऊपर तो इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग अदर थिंग्स, क्योंकि लोगों के पास इनकम, आमदनी उतनी ही है, देशों के पास भी उतनी है। अगर ऑयल में ही पैसे जाएंगे तो बाकी खर्चे कम होंगे, तो इकोनॉमीज फिर रिसेशन में आ सकती हैं। सो मच सो कि अगर ऑयल 150 तक पहुंचता है वो तो फिर रिसेशन तकरीबन तय है उसमें, तो हर जगह पे, इवन अमेरिका में भी। तो वो संभव नहीं है। देखिए, आई एम श्योर, इसीलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग पोजीशन
में दोनों को ही इन द माइंड रेडी होना चाहिए कि हमें एग्रीमेंट चाहिए, हमें लड़ना नहीं है। अमेरिका की ये पोजीशन तकरीबन है और वही एग्रीमेंट है, क्योंकि ना उसको सोल्जर्स जाया करने हैं इस व्यर्थ लड़ाई में जिसका जस्टिफिकेशन नहीं है एट होम, और ना उसको इस समय इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है अमेरिका के लिए। ईरान के लिए शायद, और आई मीन उसको तो कोई वर्ल्ड को जवाब देना नहीं है, लेकिन आई थिंक प्रेशर इज इमेंस अगर वर्ल्ड भी अपने एक्सपोर्ट्स रोकता है। मेरे ख्याल से मोदी जी से जो बातचीत हुई वो बात वही हुई होगी, लेकिन आई डोंट नो वो कितना दूर जाएगी, क्योंकि पहले भी संबंध खराब हुए हैं इस चीज़ों को लेकर के। अब अमेरिका कहेगा कि आप उनको राइस देना बंद कर दिए तो ऐसा कोई मानेगा नहीं। इंडिया बोलेगा भाई हमें ऑयल चाहिए, हम तो देंगे। तो इसमें कुल मिला के ये ब्रेकडाउन ऑफ कंसेंसस है दीपक। ग्लोबली हम इसको देखें, अभी आपने आई थिंक सुशील जी ने भी बात की, अब ये क्लियर है जैसे नेटो का अगर कोई युद्ध होता है तो मुझे नहीं लगता अमेरिका उसके लिए अपने सोल्जर्स भेजेगा। तो थोड़ा सा ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लोबल कंसेंसस है। तो इस सेटलिंग फेज से हम निकल रहे हैं। बट मेरा ये मानना है क्लियरली कि ईरान की भी उतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि वो ज्यादा टिक पाए। अल्टीमेटली देखिए वो उसका लास्ट उस पर आ गया ना वो, कि मैं सिविलियंस को ही अटैक कर दूंगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि गलती से एक स्कूल पे अटैक हो गया, उसका इतना हल्ला हो रहा है यहाँ पर। अगर यही रिवर्स कर दीजिए सिचुएशन, ईरान अगर अमेरिका के बॉर्डर में खड़ा होता वो तो टारगेट करके स्कूल्स को अटैक करता। तो उस फोर्स की कोई मतलब मॉरल स्टैंडिंग नहीं है, मैं नहीं ये मानता। और आई थिंक वो वीकेंड है अभी, तो अभी उससे प्रेशराइज करा के आप जो काम करा सकते हैं। एंड इवेंचुअली आफ्टर दिस देयर विल बी मोर पीस इन बिल्कुल राइट, क्योंकि ट्रम्प देखिए यूक्रेन से भी उन्होंने ध्यान हटा दिया था कि ये जाहिर तौर पर, हालांकि ओवरऑल जो हमारी कोशिश है या पूरी दुनिया की कोशिश है कि ये युद्ध किसी तरह से खत्म हो, सबकी नजरें बनी हुई हैं कि आने वाली जो अगली मीटिंग होगी ईरान और अमेरिका के बीच, उस मीटिंग का क्या नतीजा निकलने वाला है। हालांकि जो संकेत हैं कि ना ईरान झुकने को तैयार है ना अमेरिका झुकने को तैयार है, लेकिन अब ये बातचीत अगली किधर जाती है, फेल होती है कि पास होती है, तो आगे देखने को मिलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अनुराग जी और सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर टाइम।